बंधुओं, सप्रेम नमस्कार। आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और आंग्ल कैलेंडर 21 और 22 जनवरी के बीच की मिडनाइट 2022 एक सर्द और ठिठुरती हुई रात दिल्ली में मैं जगा हूं, इसलिए कि इधर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, तो निद्रा का क्रम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालांकि इसी व्यतिक्रम में कुछ नई बातें सोचने, करने, समझने का अवसर भी मिलता है। और आज से हमने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि YouTube चैनल जो मेरा है, राजीव महेश प्रसाद के नाम से। महेश प्रसाद यूं कि हमारे कुल परंपरा में जो नामकरण किया जाता है वो देवरिया जिले में पौहारी महाराज की कुटी है, जिनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों का आशीर्वाद हमारे कुल परंपरा पे रहा है और है। तो नामकरण हमारे यहाँ हमारे परिवार के बालक का वही करते हैं, तो उन्होंने नाम रखा महेश प्रसाद। लेकिन तब तक राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ राजू बाबू एक पहचान बन चुके थे, लिहाजा वो नाम हमारे सर्टिफिकेट्स में व्यवहार में नहीं आया। लेकिन जब ये YouTube चैनल बनाने का उपक्रम हुआ तो मैंने निर्णय लिया कि उस पवित्र नाम जो उन्होंने दिया है उसको सार्थक करने का प्रयास करूंगा। महेश प्रसाद, भगवान शिव का मैं भक्त भी हूँ और कुल परंपरा में भी शिव जी की उपासना की जाती है, तो मैंने इसका नाम रखा राजीव महेश प्रसाद। वैसे तो राजीव कुमार द्विवेदी और राजीव मेरा उपनाम है, लेकिन राजीव महेश प्रसाद इसी नाम से आप YouTube चैनल पे हमें पाएंगे। और आज कोई नवीनतम चीज़ों पे, विषयों पे बात न करके आज के राजनीतिक हालात पे कुछ चर्चा करने की इच्छा थी, लेकिन वो विषय थोड़ा लंबा है, तो उस पर हम लोग संभवतः कल बात करेंगे। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर महानगर सीट, जहां मैं एक दल का सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूं, समर्थक भी रहा हूं, और मेरे पिताजी का बड़ा जहां सम्मान और बड़ा ही समय उन्होंने कार्य क्षेत्र अपना बनाकर समाज सेवा की है, उस गोरखपुर महानगर और जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया वो शायद कोई मंत्री, सभासद, सांसद उतना नहीं पा सकता अपने पद के बल पे। तो हालांकि उस पीढ़ी का ही अब लोप हो गया है, जो विचारों से अनुप्राणित और अपना लगा कर कार्य करने वाले लोग अब नहीं रहे। और यूँ कहें कि हालात भी अब ऐसे नहीं रहे कि लोग, एक अपर मिडिल क्लास का आदमी फिलैंथ्रोपी का जीवन जी सके। अब तो कोई रईस या
कोई उद्योगपति ही फिलैंथ्रोपी करता है, हम सब तो छोटा मोटा जो कर सकते हैं। तो गोरखपुर के राजनीतिक हालातों पे, अद्यतन हालातों पे चर्चा अभी भी थोड़ी संक्षिप्त की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय महंत श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी को वहां पे अपना महानगर से सदर से प्रत्याशी घोषित किया है। और चंद्रशेखर रावण जो एक दलित आंदोलनकारी हैं, क्षमा करें मैं तटस्थ होकर बात करूंगा यहाँ पे, आंदोलनकारी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने एक पार्टी बना रखी है, क्षमा करें उसका नाम मुझे स्मरण नहीं पार्टी का। तो चंद्रशेखर रावण भी वहां से प्रत्याशिता अपनी उन्होंने घोषित की है, अभी दर्ज नहीं की है क्योंकि अभी नामांकन नहीं दाखिल हुए हैं। और गोरखपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे और क्षेत्र के अध्यक्ष रहे, सांसद प्रत्याशी भी रहे जिन्हें निषाद पार्टी से हार मिली थी, और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश भाजपा के स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी की श्रीमती जी, श्रीमती शुभावती शुक्ल, अपने दोनों पुत्रों अरविंद दत्त शुक्ल और अमित दत्त शुक्ल के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण किए। संभवतः कल या परसों किए हैं, कल किए हैं शायद। तो एक खबर यह है कि शायद उनको समाजवादी पार्टी गोरखपुर महानगर से प्रत्याशी बना सकती है, उनकी श्रीमती जी को, और सिंपैथी वोट्स का ध्रुवीकरण करके भाजपा के गणित को गड़बड़ करने का प्रयास कर सकती है। खैर, गोरखपुर भाजपा का गढ़ रहा है और कई प्रकार से कमेंट्स आए हैं। इस वीडियो पे भी लोग कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा। तो मैं तो तटस्थ भूमिका में हूं और इस चैनल पे मैं परिस्थितियों का आकलन करके एक तटस्थ राय दे सकता हूं। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि ये एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का भी काफ़ी विकास किया है और केंद्र सरकार ने भी वहाँ पे एम्स और खाद कारखाना चालू किया है। रामगढ़ ताल का बड़ा सुंदरीकरण हो गया है और नगर का जो एक सीवर और सड़कों का विकास और संजाल उनका सुदृढ़ीकरण, विद्युत का भी उत्तर प्रदेश में पूरे विद्युत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सुधरा है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग बड़े खुश हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है और लोग ये मानते हैं कि एक स्वर्णिम कार्यक्रम है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं, जिनके इंटरव्यू भी हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे, कि ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ जो है थोड़ा भेदभाव हुआ है और प्रदेश में जातिवाद थोड़ा बढ़ा है। हालांकि ये कोई एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ नहीं है, किसी अधिकारी किसी आवेदक के साथ भेदभाव हुआ ऐसा तो नहीं दिखाई देता है।
या किसी सरकारी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव हुआ हो, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये वाकया हो गया, ये बदमाश मारा गया तो ब्राह्मण ही था, और काउंटर में कहते हैं कि दूसरा बदमाश मारा गया, नहीं मारा गया, वो ब्राह्मण नहीं था, दूसरी कम्युनिटी था इसलिए बच गया। खैर, बदमाश बदमाश होता है, उसकी कोई जात तो होती नहीं। तो यह अभियोग भी कोई बहुत प्रभावशाली अभियोग नहीं होता लगता है। हाँ, उपेंद्र दत्त शुक्ल जी के साथ जो घटनाएं घटी, जैसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब उनको लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया गया तो उनको तुरंत क्षेत्रीय अध्यक्ष से पार्टी ने पदच्युत करके एक अन्य कार्यकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को क्षेत्रीय अध्यक्ष तुरंत नियुक्त कर दिया, और हालांकि संगठन ने उनको चुनाव हारने के बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तो यहाँ भी कोई विशेष भेदभाव या वो तो नहीं हुआ। और चुनाव के दरमियान भी वो बीमार पड़े, चुनाव हारने के बाद कोरोना काल में ही संभवतः हृदयाघात है, या कुछ लोग तो अब खबर आ रही है कि ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए। कुछ डिप्रेशन और तनाव में थे, ऐसा उनके पोस्ट से या चेहरे से दिखता था। हालांकि मेरी वार्ता तो नहीं हो पाई, और कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय थे, इसमें कोई वो नहीं है। कार्यकर्ताओं में खासे लोकप्रिय थे और लोगों से प्यार से मिलना जुलना, पीठ ठोकना, और जन सामान्य से भी बड़े प्यार से मिलते थे। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव रहा कि जब भी वो मिले तो जो पहले पुरानी परंपरा थी, लोगों से मिलना जुलना, हंसना, पीठ ठोकना, बड़े हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना, ये परंपरा उनके अंदर, ये संस्कार परिलक्षित होते थे। और वो खांटी के कार्यकर्ता भी थे। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिली, तो परिवार ने कई बार ये कहा कि किसी सक्षम व्यक्ति से पार्टी के हमें कोई सांत्वना, या जबकि मनोज सिन्हा जी भी उनके आवास पे आए थे, और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और शायद अरविंद शर्मा जी भी आए थे, लेकिन वो लोग किसी आश्वासन पाने की स्थिति में नहीं थे, और उनके पुत्र सहजनवा सीट से तैयारी भी कर रहे थे, छोटे पुत्र, लेकिन उनको भी कोई आश्वासन नहीं मिला था। तो लोग थोड़ा आहत थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है। तो ये गोरखपुर सदर की स्थितियां हैं। एक तरफ महाराज जी का आभा मंडल, उनका कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व और लांछन रहित, जिसपे कोई भ्रष्टाचार का छींटा नहीं है, सद्दामन भी है। तो एक विराट व्यक्तित्व कह सकते हैं आज की राजनीति में, शलाका पुरुष टाइप का उनका व्यक्तित्व है। दूसरी तरफ एक खांटी कार्यकर्ता का परिवार है, तीसरी तरफ एक दलित विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चौथी तरफ विजय कुमार श्रीवास्तव शायद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो हम ही लोग के वय के हैं, 50 अराउंड के हैं, और पिछले 5-7 सालों से, 4-5 सालों से या 5-6 सालों से कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय हैं। चित्रगुप्त सभा से लेके और तमाम मुद्दों पे उनके वक्तव्य आते रहते हैं। और शायद कोरोना काल का जो फर्स्ट पीरियड था, उसमें उन्होंने सेवा भी की थी, काफी अच्छी सेवा की थी। तो ये हाल है गोरखपुर सदर का, और इन्हीं विषयों पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, और लोगों की राय भी जानेंगे कि क्या लगता है उनको।
हमको तटस्थ होके उनकी राय सुननी है और जनता को भी, जनता की राय भी जनता तक और अपने विचार भी पहुंचाने हैं। इसी क्रम में हम आगे संवाद करते रहेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।